नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 2022 पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 11 से लेकर 13 मार्च के जो टॉपिक्स हैं उन पर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में जो यूपीएससी की परीक्षा है और साथ में जो स्टेट पीएससी की एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर इन वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे, टाइमली रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके हल होने की संभावना है। कम से कम वो प्रश्न जो वो हर बच्चा ठीक करेगा, जो पढ़ाई करके गया है, वो आप गलत नहीं करेंगे। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो उन प्रश्नों से होती है जो सबको आते हैं। उन प्रश्नों से कभी भी रिजल्ट निर्धारित नहीं होता जो किसी को भी नहीं आते। इसीलिए एक छोटी सी एडवाइस है मेरी तरफ से, अपनी पढ़ाई करते समय उन टॉपिक्स के पीछे मत भागिएगा जिनको लेकर ये हो जाता है कि पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले अपना स्टैटिक का पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि पेपर में करंट अफेयर आए या ना आए लेकिन जीएस तो आता ही आता है, ये हम सभी जानते हैं। पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर ये बात बहुत सेफली कही जा सकती है। इसके बाद अपने करंट अफेयर पर जो है आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि करंट अफेयर की पढ़ाई जीएस को साथ में रखे बिना होती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए न्यूज़ में है, आज ही की न्यूज़ का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। यूनेस्को का जो ब्लू शील्ड एम्बलम एक लोगो होता है, यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर ये न्यूज़ में है। हम ध्यान से इसको पूरा डिस्कस करेंगे, फिलहाल एग्जाम के रूप में आप समझ लीजिए। तो अब यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मान लीजिए बताया गया है कि बाघों का घनत्व जो है बढ़ रहा है, तो किस राज्य में कितने बाघ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो हैं टाइगर्स को लेके फेमस है, ठीक है, उन सारे नेशनल पार्क की लोकेशंस क्या है, कौन सी रिवर वहाँ से फ्लो करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर के साथ स्टैटिक की तैयारी होती है, और जब आपकी ये तैयारी होने लगे तो मान लीजिएगा आप सही ट्रैक पे हैं और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। खैर, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, संस्कृति आईएएस की तरफ से एक फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च किया जा रहा है। इसकी डेट होगी 14 अप्रैल। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इसका नाम है झरोखा। देखिए, ये पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स होते हैं, हथकरघा और कला और संस्कृति का एक उत्सव है। पहली बार इसे भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसे एक अखिल भारतीय उत्सव के रूप में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो ये है, इसमें एक तो हस्तशिल्प और हथकरघा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, साथ में इन प्रोडक्ट्स को जो बढ़ावा दे रही हैं, जो इस कला को जिंदा रखने में मदद कर रही हैं, पुनर्जीवित कर रही हैं, उन महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को भी इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत देश की जो सभी संस्कृति है, स्थानीय कला है, त्योहार हैं, उन पर बेस्ड एक साहित्यिक कॉर्नर भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और दरअसल हमारा एक इनिशिएटिव आपको पता होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पर हम कोशिश करते हैं अलग अलग राज्यों के लोग एक दूसरे की कला और संस्कृति से परिचित हों और उस कल्चर को एक साथ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में देखें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक साहित्यिक कॉर्नर स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पर जो राज्य विशिष्ट कला है या फिर उनका कोई कल्चर है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उन सबको बेसिकली वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसके अलावा देखिए, ये संस्कृति मंत्रालय की पीआईबी पर एक प्रेस रिलीज थी जिसमें बताया गया कि भोपाल में आज का पहला आयोजन नारीत्व और कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के लिए क्या है, समर्पित है। 8 मार्च की ये न्यूज़ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन इसको कर रहा है, तो देखिए संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, तो दोनों की दोनों मिनिस्ट्री आपको
ध्यान होनी चाहिए। कई बार कल्चर मिनिस्ट्री तो ध्यान रह जाता है, लेकिन टेक्सटाइल को हम भूल जाते हैं, तो दोनों मिनिस्ट्रीज को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका जो दूसरा टॉपिक है ये सारस 3 रेडियो जो टेलीस्कोप है उससे रिलेटेड है। देखिए न्यूज़ में क्यों है, दरअसल कुछ भारतीय शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि जो सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से एक खोज का दावा किया गया था वो गलत है। समझते हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने कहा इस सारस 3 टेलीस्कोप के माध्यम से उन्होंने कॉस्मिक डॉन की जो रेडियो तरंगे हैं उसका पता निकाला है। पूरी की पूरी न्यूज़ समझने से पहले कॉस्मिक डॉन को जो है हम समझते हैं। देखिए कॉस्मिक डॉन क्या होता है, ये उस समय की अत्यंत धीमी रेडियो जो तरंगे होती है उनके संकेतों का जो है पता लगाता है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि जिस टाइम धरती, सूरज, तारे, चंद्रमा ये सब बन रहा था उस टाइम पे किस तरह की रेडियो तरंगे थी उसको जो है कॉस्मिक डॉन बेसिकली कहा जाता है। ये देखिए कॉस्मिक इपोके यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा विस्फोट हुआ था। उसके बाद देखिए एक रेडिएशन का एरा रहा था, फिर डार्क एज जो है शुरू हुई थी। इसके अलावा देखिए बिग बैंग के बहुत बाद थोड़ी सी देखिए गैलेक्सी की जो है उत्पत्ति होनी शुरू हुई। उसके बाद स्टार्स वगैरह बनने शुरू हुए, फिर डार्क एज जो है खत्म हुई और गैलेक्सीज जो है इवॉल्व होनी शुरू हुई यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद सूर्य, पृथ्वी और आपका जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा वो फॉर्म हुआ। और ये देखिए जो लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स से लेके प्रेजेंट तक का एक पूरा का पूरा आपको दिखाता है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो इनके रिएक्शन में कुछ रेडियो तरंगे मूव कर रही होंगी, है ना। रेडियो फ्रिक्वेंसी हर जगह पाई जाती है, तो उन तरंगों का पता लगाने के लिए सारस 3 टेलीस्कोप ने कुछ जो है दावा किया था, लेकिन हाल ही में कुछ भारतीय शोधकर्ताओं ने उस दावे को जो है झुठला दिया है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया था। तो देखिए रमन अनुसंधान संस्थान जो था वहाँ पर स्वदेशी रूप से बेसिकली इसको बनाया गया था। ये विश्व का पहला टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड की आवश्यक सूक्ष्मग्राहिता तक पहुँचने वाला और छोटी से छोटी आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करने वाला है। सारस 3 के बारे में एक कीवर्ड ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म सूचनाओं के बारे में पता लगाने वाला ये अपनी तरह का पहला टेलीस्कोप है। इतना आप समझ गए। इसके बाद देखिए बताया हुआ है कि इसको टेलीस्कोप को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में तैनात किया था। अब जो है ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर तैनात किया गया है और यहाँ से महत्वपूर्ण सूक्ष्मग्राही डाटा जो है इससे प्राप्त किया गया है। ठीक है, समझ गए। ये इमेज आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो ताजमहल संबंधी कुछ मिथक प्रचलित हैं उनको बेसिकली पढ़ाई करके उनके बारे में रिसर्च करके उनको खंडित किए जाने की आवश्यकता है। आपने भी स्टोरी बहुत बार सुनी होगी और हम बिलीव भी करते हैं इस बात पर कई हद तक कि शाहजहां ने जिन कारीगरों की मदद से ताजमहल बनवाया था बाद में उनके हाथ काट दिए थे। लेकिन जब हम मुगलों के ज़माने का पूरा जो उनके लिखा हुआ इतिहास है वो पढ़ते हैं, कुछ और लोगों के संस्मरण वगैरह पढ़ते हैं, तो इस तरह की कोई बात साबित होती नहीं है। तो दरअसल इस मिथक को तोड़ने की ज़रूरत है और साथ में इस मिथक के खिलाफ हमें क्या कुछ पता चलता है वो भी समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इम्पोर्टेंस का ये स्मारक है। इसके अलावा यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी हुई है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको देखिए क्या कहा है, स्थापत्य शैली की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में यूनेस्को जो है इसका वर्णन करता है। अब यहाँ पर देखिए जो उसके प्रमुख उस्ताद थे उनके कुछ नाम दिए गए हैं ताकि अगर कभी मिड लेवल हिस्ट्री से कोई टफ क्वेश्चन बनाना आ जाए तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया हो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो ताजमहल है उसका निर्माण कब किया गया, 17वीं शताब्दी में किया गया। और जो शाहजहां था आप सबको पता होगा अपनी बीवी की याद में, मुमताज महल की याद में उन्होंने बनवाया था। और यूनेस्को कहता है कि अरबी लिपि के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिससे ताजमहल के निर्माण को समझने में हमें मदद मिलती है। इन्हीं अभिलेख और पुस्तकों में से पता चलता है कि जो मुगल थे उन्होंने जो काम करने वाले श्रमिक थे उनको भुगतान किया था। जैसे अता मुहम्मद नाम का एक राजमिस्त्री था जिसको हर महीने 500 रुपये का भुगतान किए जाने की बात पता चलती है। तो अगर लेबर को आप पे कर रहे हैं टाइमली तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि शायद उनके हाथ कटा दिए होंगे। इस तरह का कोई लेख हमें मिला नहीं है। यहाँ
पर देखिए जो अमानत खान थे वो कौन थे, एक विशिष्ट सुलेखक थे। सुलेखक कौन होते हैं, कैलीग्राफर होते हैं। देखिए कैलीग्राफी क्या होती है, लिखने को इस तरीके से लिखना कि वो अपने आप में आर्ट का एक पीस बन जाए। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है और उसको कैसे एक बहुत सुंदर डिजाइन में जो है बनाया गया, इसको कैलीग्राफी जो है बोलते हैं। तो वो कौन थे, अमानत खान थे। उस्ताद अहमद लाहौरी वो प्रमुख वास्तुकार थे। इस्माइल खान कौन थे, तो ताजमहल के गुम्बद का निर्माण जो है इन्होंने किया था। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हमारे लिए खुशी की न्यूज़ है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हो रही है, ऐसा डाटा जो है बता रहा है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए जो वाणिज्य मंत्रालय है उन्होंने हाल में एक डाटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पिछले महीने के अप्रैल से जनवरी 2021-22 के डाटे का अगर कंपेयर करें अभी अप्रैल जनवरी 2021-22 से, तो जो एग्रीकल्चर और साथ में जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात 23% की ग्रोथ से बढ़ा है और 19.7 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। यहाँ पर देखिए अप्रैल अगस्त 2020-21, अप्रैल अगस्त 21-22 का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 41.9%। किस में, सीरियल्स के प्रोडक्शन में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 6.1% जो है हुआ है। अगर मीट, डेयरी और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 31% का जो है बढ़ोतरी हुई है। ये किसका डाटा है, तो DGCIS जो है उनका ये डाटा है। बात की जाए किसके एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो चावल ने जो है इसमें टॉप किया है। चावल ने 7.7 अरब डॉलर मूल्य के साथ विदेशी मुद्रा जो है अर्जित की है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, जैसे मांस, डेयरी और जो पोल्ट्री उत्पाद का निर्यात था वो भी 13% से बढ़ा है। फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट की बात करें तो 16% से बढ़ा है। और अगर गेहूं के निर्यात में वृद्धि की बात करें, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को ध्यान से सुना है जिसमें हमने बताया था कि रशिया यूक्रेन की वजह से गेहूं जो है मार्केट में कम हो गया है, यूरोप जो है उनके गेहूं पर डिपेंड करते थे, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब वो कांडला बंदरगाह से अपने गेहूं जो है भेज रहा है। तो देखिए गेहूं के एक्सपोर्ट में 387% की वृद्धि हुई है और दूसरे मोटे अनाजों में भी 65% की वृद्धि हुई है। पहले से भी देखिए गेहूं के एक्सपोर्ट में अच्छा हो रहा था और अब आगे भी संभावना है। ठीक है, देखिए कृषि निर्यात नीति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये किसानों की आय को दुगना करने का एक संकल्प लेकर चलती है और आय दुगना कैसे करेगी, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देकर। ठीक है, क्या कहा जाता है कि 2022 तक हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर कर देंगे और आने वाले कुछ सालों में 60 अरब डॉलर कर देंगे, आने वाले कुछ समय में फिर उसको 100 अरब डॉलर जो है कर देंगे। और नवीन, स्वदेशी, जैविक, स्थानीय, पारंपरिक, गैर पारंपरिक जो एग्रीकल्चर है उसके उत्पादों की प्रोडक्शन को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे आपको पता होगा कि जो YouTube इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा खाना या अच्छी डाइट आप लीजिए, तो जनरली वो लोग जो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कीवी, अवाकाडो, उनको बड़ा बताते हैं कि उनको आप खाएंगे तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है। तो वहाँ की उन्होंने मार्केटिंग इस तरह से की है अपने प्रोडक्ट्स की कि हम महंगा फल खरीद के खा रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी जिस हिसाब से बनी हुई है वो इस क्लाइमेट की फल सब्जियों को ज़्यादा अच्छे से पचा पाती है, उनके न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। तो हमें पपीता वगैरह खाना चाहिए जो हमारा फल है। लेकिन क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी हो गई है कि हम कीवी खरीद कर खाना पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हम भी अपने यहाँ के पपीते, अमरूद की इस तरीके से मार्केटिंग, ब्रांडिंग करेंगे कि दूसरी कंट्रीज फिर ये वाले फ्रूट्स जो है इंपोर्ट करके खाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बाजार पहुंच है उसको आसान बनाने की बात की जा रही है और जो स्वच्छता मानक होते हैं, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी के जो मानक होते हैं उनको बेहतर बनाने की जो है ज़रूरत पर गवर्नमेंट बात कर रही है। आपने पढ़ा होगा कई बार अल्फांसो मैंगो के बारे में एक न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने उनके इंपोर्ट पे जो है बैन लगा दिया है या फिर इंपोर्ट को लेके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्वच्छता के मानकों पर वो खरे नहीं उतर रहे, यानी कि सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी के मानकों पर वो खरे नहीं उतर रहे। तो गवर्नमेंट इस तरह की लैब, इस तरह की सर्टिफिकेशन पर काम कर रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स उन मानकों पर पास हो जाए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डॉलर रुपया स्वैप।
आरबीआई ने अभी एक नीलामी की है और उसके जरिए उसने डॉलर रुपया स्वैप किया है। बैकग्राउंड समझते हैं। मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही है जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमें इंपोर्ट करना है तो भुगतान किस में करना पड़ता है? डॉलर में करना पड़ता है। तो इसका मतलब डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ पहले आप $100 में खरीद रहे थे, अब उसे आप $120 में खरीद रहे हो। खपत तो कम नहीं हुई, सामान तो मंगाना ही है, लेकिन डॉलर अब ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो मार्केट में डॉलर की कमी थोड़ी फील होती है, जिसकी वजह से डॉलर के रेट बढ़ने लगते हैं, रुपया गिरने लगता है। आरबीआई इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है? मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जो है दे देता है। अब ऐसे तो करेगा नहीं कि हेलीकॉप्टर उड़वा देगा और डॉलर नीचे गिरवा देगा, कोई प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस क्या होती है? बैंकों को आरबीआई एक समझौता करता है, एक स्वैप एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे उनको रुपये के बदले जो है डॉलर बेचा जाता है। इसकी वजह से रुपया मार्केट में कम हो जाता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपये को डॉलर की तुलना में थोड़ा बैलेंस रखने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट आरबीआई के द्वारा इस ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है। समझ गए? ठीक है। देखिए क्या है, नीलामी एक विदेशी मुद्रा उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का उपयोग करता है, रुपए का उपयोग करता है किसी अन्य मुद्रा को खरीदने के लिए या फिर अन्य मुद्रा से अपनी मुद्रा को बदलने के लिए। ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पर देखिए अमेरिकी डॉलर की जो बिक्री हुई है वो रुपये की अस्थिरता पर नियंत्रण रखेगी, कुछ हद तक इसके मूल्यह्रास को, अवमूल्यन को, डिवैल्यूएशन को भी जो है रोकेगी। यहाँ पर देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा आर्टिकल था जहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था कि स्वैप का क्या मतलब होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो वित्तीय प्रणाली है, अब उसमें देखिए डॉलर का प्रवाह हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, अगर डॉलर रुपी बाय की बात हो रही है तो मतलब डॉलर आपने बाहर निकाले, रुपया आपने अंदर भेजा। अगर डॉलर रुपी सेल की बात हो रही है तो मतलब बैंकिंग प्रणाली से रुपया बाहर किया और डॉलर अंदर भेजा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रजाति समृद्धि सर्वेक्षण। देखिए क्या किया जाता है कि जो पंजाब का वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग है वो हर साल 6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के मामले में जो वेटलैंड, आर्द्र भूमि होती हैं, उनमें जल पक्षी गणना प्रक्रिया को करता है। लेकिन इस साल घना कोहरा था तो जनगणना तो नहीं हो सकी, लेकिन इसके स्थान पर जो WWF इंडिया है उसके सहयोग से वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा एक प्रजाति समृद्धि यानी कि स्पीसीज जो है रिचनेस सर्वे किया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ किया गया तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप रखिएगा। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ संरक्षण रिजर्व, हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य, कांचली वेटलैंड, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व और रंजीत सागर संरक्षण रिजर्व। ठीक है, इस सर्वेक्षण से कुछ प्रमुख बिंदु निकलकर सामने आए, उनके बारे में देख ले। स्पीसीज रिचनेस आप समझते हैं ना, द मोर नंबर ऑफ स्पीसीज अ एरिया हैव, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रजातियां, जितनी तरह की स्पीसीज एक एरिया में मिलती है उतना ज़्यादा रिच होता है उस स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो 6 हमारे प्रोटेक्टेड आर्द्र भूमि थी उनमें जल पक्षियों की करीब 91 प्रजातियां जो है दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जो हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य था वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल पक्षियों की संख्या पाई गई है, यानी कि सबसे बढ़िया था। जो केशवपुर मियानी शालपट्टनम है पंजाब की एकमात्र ऐसी आर्द्र भूमि है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ पर कॉमन क्रेन की प्रवासी प्रजाति और साथ में सारस क्रेन की निवासी प्रजाति दोनों ही तरह की स्पीसीज जो है मिलती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, अब अच्छा एक बार इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली बाघों के बारे में है, उस पे जाने से पहले क्योंकि हम जल पक्षियों की, बर्ड्स की स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं तो मध्य एशियाई फ्लाईवे एक ये टर्म आती है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। फ्लाईवे क्या होता है? एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर कोई प्रवासी पक्षी, कोई माइग्रेंट बर्ड जो है वो अपने पूरे समूह के साथ प्रजनन का काम करता है, रुकता है, गैर प्रजनन की सारी गतिविधियां करता है और अपना पूरा एक वार्षिक चक्र जो है करता है। यानी कि देखिए ये जो यहाँ के कुछ पक्षी हैं, जब यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, ठंडा इलाका है, तो वो दरअसल क्या करते हैं, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। और वो देखिए ये जो रेड लाइन से दिखाया हुआ है
है ये पूरा रास्ता पार करते हैं और इस तरीके से वो जो है जाते हैं, ठीक है। इस बीच में वो जगह जगह स्टे करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 30 कंट्री भारत सहित जो है इसके अंदर आती हैं। तो हर साल सर्दियों के दौरान बहुत सारे पक्षी इस रास्ते से भारत में आते हैं। कौन कौन आता है? आर्कटिक और हिंद महासागर का मध्य यूरोप एशिया वाला जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो इसके अंदर जो है आता है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भारत में बाघ का घनत्व। कई बार तो हम बात करते हैं कि टाइगर्स खत्म हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि किसी छोटे से एरिया में टाइगर्स ज़्यादा हो गए हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो गए हैं। समझते हैं। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि सुंदरबन जो है वहाँ पर बाघों की संख्या जो है, जितना वो मैंग्रोव वन वहन कर सकता है उस क्षमता से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बाघ क्या है, वन क्षेत्रों से बाहर निकलने लगे हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जो तराई और शिवालिक वाला क्षेत्र है, मान लीजिए वहाँ का जो जिम कॉर्बेट पार्क है, रिजर्व है, उसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मात्र 10 से 16 बाघ ही जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनको शिकार भी चाहिए, प्रे चाहिए, उनको एक पूरा घूमने के लिए एरिया चाहिए। और टाइगर्स वगैरह किसी के साथ शेयर तो करते नहीं है, वो सौवर्ण रहना पसंद करते हैं। तो 100 वर्ग किलोमीटर की रेंज में 10 से 16 टाइगर ही रह सकते हैं। अगर इससे ऊपर रहेंगे तो वो टाइगर्स या तो फिर बाहर निकलेंगे या फिर वो खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जिन एरिया में वृद्धि हो रही है वहाँ से उनको कहीं और जो है शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में देखिए तो लगभग 8 जो बाघ हैं वो सुंदरबन के पास के गांवों में घुस गए थे, फिर उनको जो है वापस जंगल में छोड़ना पड़ा था। अगर मैं देश में बाघों की संख्या की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में इस टाइम टाइगर्स की कितनी संख्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर मिलता है कर्नाटक में और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का स्थान है, लगभग 442 का आंकड़ा है। जो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भारत के बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो मध्य प्रदेश का कान्हा बाघ अभयारण्य है वो भूरसिंह बारासिंगा को आधिकारिक तौर पर अपने शुभंकर के रूप में पेश करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो कहता है पिछले 1.5 वर्षों में टाइगर्स की संख्या में 95% की जो है कमी हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, टाइगर्स की संख्या में भी कमी हो रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि टाइगर्स की जो है संख्या बढ़ रही है किसी एरिया की वहन क्षमता से ज़्यादा। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है जानवरों के रहने के आवास के क्षेत्र में कमी हो रही है। जानवर कम हो रहे हैं लेकिन हम कम जानवरों को रखने के लिए भी भूमि का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। हैबिटेट एरिया जो है श्रिंक होता जा रहा है, इसलिए कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। समझ गए? चलिए, इसके बाद देखिए भारत में रॉयल्स टाइगर पाए जाते हैं और वर्तमान में अगर हम टाइगर की बात करें तो 2967 है और जो वैश्विक आबादी का कुल कितना है? 70% है। अगर इनकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड इनको माना गया है। वहीं साइट्स की भी ये अनुसूची 1 परिशिष्ट 1 में जो है आते हैं, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको जो है प्राप्त है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, धर्म गार्जियन 2022। ये एक एक्सरसाइज है किसके बीच में? भारतीय सेना और जापान की जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है। हर साल ये युद्धाभ्यास जो है होता है, इस बार कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इसका जो पहला संस्करण था वो नवंबर 2018 में हुआ था। कहाँ पे? वारंगेटे में। और जो भारतीय सेना का काउंटर इमरजेंसी वॉरफेयर स्कूल है वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया था,
ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, हेग कन्वेंशन 1954। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, किसकी फुल फॉर्म है ये, यूनेस्को की। तो यूनेस्को ने जब यूक्रेन पर रूस का हमला हो रहा है तो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए बेसिकली कुछ उपायों पर जोर दिया है। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। तो जब युद्ध वगैरह की स्थिति हो तो इस तरह की संपत्ति के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन 1954 में यूनेस्को के तत्वाधान में जो है अपनाया गया था। यहाँ पर न्यूज़पेपर में बताया गया है कि कैसे ब्लू शील्ड एम्बलम जो है वो कल्चरल प्रॉपर्टी यूक्रेन की, उसको रशिया से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यूनेस्को के बारे में बताया हुआ है, इसको तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको ब्लू शील्ड जो कन्वेंशन है उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये देखिएगा कि जो भारत है वो भी इस हेग कन्वेंशन 1954 का एक पक्षकार देश है, और ये अपने आप में ऐसी पहली और व्यापक संधि है जो शांति के साथ साथ युद्ध के टाइम पे भी सांस्कृतिक संपत्ति की प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो सांस्कृतिक संपत्तियां हमें रिजर्व रखनी है उनको एक मान्यता देने के लिए, उनके बारे में एक जानकारी देने के लिए कि भाई इसको आपको हानि नहीं पहुंचानी है, एक ब्लू शील्ड प्रतीक के साथ उसको चिन्हित कर देते हैं। ये क्या है, इसी कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 6 है, ध्यान रखिएगा, वो कहता है कि सांस्कृतिक संपत्ति का एक विशिष्ट सिंबल हो सकता है ताकि जो है थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाए उसको पहचानना। ये ब्लू शील्ड कौन देता है, तो ये गैर सरकारी गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर की विरासतों की प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। जो ब्लू शील्ड नेटवर्क है उसको अक्सर जो रेड क्रॉस संस्था है उसके कल्चरल समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है, कि जिस तरह से रेड क्रॉस काम कर रही है इसी तरह से कल्चरल हेरिटेज को बचाने में ब्लू शील्ड नेटवर्क जो है काम कर रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अमेजन वर्षावन, ये न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि अभी एक अध्ययन में ये बताया गया है कि अमेजन वर्षावन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है, 2000 दशक की शुरुआत से टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। टिपिंग पॉइंट मतलब क्या, कि अगर कोई भी चरम घटना होती है, सूखा पड़ गया या कुछ भी जंगल में आग लग गई, तो शायद ही ये जंगल अपने आप को फिर से जो है रीजनरेट कर पाएंगे। इस एज पर ये जो है पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाना पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, गर्म तापमान होता है, गर्मियों में उच्चतम मानसूनी वर्षा होती है। एरिया कहाँ का, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में भारत, म्यांमार, थाईलैंड और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। वहीं अगर अमेजन वर्षावनों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य की धूप भी इन तक पहुंच नहीं पाती, पूरे साल तापमान हाई रहता है, पूरे साल जो है वर्षा इनमें होती रहती है, और नॉर्थ और साउथ 28 डिग्री सेल्सियस का जो एक पूरी का पूरा रेंज है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई जो है प्रशांत द्वीप, वहाँ ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए चालू खाता घाटा, ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यों न्यूज़ में, अमेरिका की एक वित्तीय सेवा कंपनी जिसका नाम था मॉर्गन स्टैनली, उसने ये भविष्यवाणी की है कि भारत का जो चालू घाटा वित्त वर्ष 2023 है उसमें पिछले 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो है रहेगा, और ये जीडीपी के 3% तक पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ बताया हुआ है कि ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट ये बढ़ता जा रहा है और रूपी जो है प्रेशर में दिख रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब एक देश आयात ज़्यादा करे निर्यात कम करे, यानी कि हम बेच कम रहे हैं खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो बेसिकली हम अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे खर्चा कर रहे हैं, तो हम किस में, चालू खाते घाटे में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक तो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, एक होता है आपका ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार जो आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, और ये जो ट्रेड बैलेंस होता है ये सीएडी का करंट अकाउंट डेफिसिट का ही एक पार्ट होता है। एक तीसरी चीज़ क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, किसी एक निश्चित अवधि में 4 से 1 साल में एक देश के निवासियों का दूसरे अन्य देशों के साथ जो भी व्यापार का लेन देन हुआ है उसका पूरा लेखांकन अकाउंट होता है।
है। ठीक है, तो 3 टर्म है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड बैलेंस, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया। अच्छा, क्यों बढ़ रहा है हमारा? क्योंकि उच्च तेल का आयात, उच्च स्वर्ण का आयात, इसकी वजह से जो है बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए। कुडनकुलम में जो परमाणु अपशिष्ट केंद्र है उसके बनाने का विरोध हो रहा है, समझते हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन के भंडारण की 2 तरह की योजना बेसिकली होती है। देखिए, मान लीजिए ये आपका रिएक्टर है, तो एक फैसिलिटी तो ईंधन के भंडारण की यही इसके पास होती है, जहाँ पर जो है ईंधन को ठंडा होने के लिए कुछ लंबे समय तक रखते हैं और बाद में इसको एक फॉर फैसिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो दूर वाली फैसिलिटी है बेसिकली इसको ही बनाने की जो है बात चल रही है, जिसको लेके जो कुडनकुलम ग्राम पंचायत है वहाँ जो है इसका विरोध किया जा रहा है। उन लोगों का ये मानना है कि इससे हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित होगा, जल वगैरह में रेडिएशन बढ़ जाएगी। इससे पहले तमिलनाडु में भी इस तरह का विरोध जो है किया गया था। क्या कहते हैं इसको? दूर वाले को अवे फॉर रिएक्टर फैसिलिटी जो है कहते हैं। ठीक है, ये एक मैप है जिसमें जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए विकिरण सिंड्रोम, जब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात आए तो ये एक कीवर्ड सामने आता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो मानव उत्तक होते हैं वो प्रदूषित पानी और जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। अगर आप ऐसा पानी पी रहे हो, ऐसा खाना खा रहे हो जो रेडिएशन से प्रदूषित है, तो आपकी बॉडी में जो आपके टिश्यूज़ हैं वो उस चीज़ को अब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर जो है गंभीर बीमारियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो विकिरण की उच्च मात्रा विकिरण सिंड्रोम का जो है कारण बन सकती है और इसकी वजह से कैंसर, ल्यूकेमिया, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जो हैं हो जाती हैं। ठीक है, तो समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो जो न्यू लूनर क्रेटर, ये न्यूज़ में दरअसल चीन का जो एक अंतरिक्ष यान था बेसिकली उसका एक टुकड़ा कथित तौर पर चंद्रमा की सतह से टकरा गया और जिसकी वजह से चंद्रमा की सतह पर एक गड्ढा बन गया है। तो उस गड्ढे को ही जो है क्रेटर के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट प्लूटो था बेसिकली, इससे हमें पता चला है ये प्रोजेक्ट प्लूटो क्या है, ये पृथ्वी के आसपास जो भी जाने वाले बेसिकली ये टेलीस्कोप है उसका उपयोग करके पृथ्वी के आसपास जाने वाली चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है। ठीक है, नासा के एक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, ये समझिए। अब देखिए ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ ठीक है चंद्रमा पर एक नया गड्ढा बन गया, कुछ कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। जैसे एक तो आपको पता होना चाहिए कि केसलर सिंड्रोम क्या होता है। देखिए केसलर सिंड्रोम क्या था, 1978 में नासा के एक वैज्ञानिक थे डोनाल्ड केसलर, उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा जब अंतरिक्ष में बहुत सारा कचरा हो जाता है, सैटेलाइट जब तक काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन बाद में जब ये काम करना बंद कर देती हैं तो बिना मतलब ही बस पृथ्वी की जो है चक्कर काटती रहती है और जो बहुत सारा ऐसा कचरा हो जाएगा, टूट फूट सब चीज़ें वहीं घूम रही होंगी क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, तो चीज़ें नीचे तो गिरती नहीं है, वो वहीं पर तैरती रहती हैं। तो क्या होगा, वो आपस में टकराने लगेंगी और टकराने की वजह से जो बेसिकली काम करने वाली सैटेलाइट्स है उनमें विस्फोट होगा। फिर वो सैटेलाइट जब टूटेंगी तो बहुत सारे टुकड़ों में जब वो टूटती चली जाएंगी तो ये बहुत सारे टुकड़े अन्य सैटेलाइट्स को हार्म करेंगे, फिर उन सैटेलाइट्स के टुकड़े जो है अन्य सैटेलाइट्स को हार्म करेंगे, तो एक साइकिल चल जाएगी। इसी को जो है केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म क्या याद रखनी है, क्लियर स्पेस 1। जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने 2025 में ये लॉन्च करना है और ये कक्षे से मलबा खत्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन जो है होगा। तो प्रोजेक्ट प्लेटो क्या है, केसलर सिंड्रोम क्या है, साथ में जो आपका क्लियर स्पेस 1 ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसीलिए सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ से संबंधित जो चीज़ें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक हथियार कन्वेंशन। ये न्यूज़ में देखिए रासायनिक हथियार क्या होते हैं,
वैसा रसायन जिसका उपयोग इसके जहरीले गुणों की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पर्यावरण से रिलेटेड समझौते हैं, वो दरअसल मानव स्वास्थ्य पर केमिकल्स का बुरा प्रभाव ना पड़े इस तरह की चीज को लेकर बातचीत करते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारे केमिकल वेपन से संबंधित नहीं है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट ये बात करते हैं कि हार्मफुल केमिकल का मानव स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देखिए भारत ने भी रासायनिक हथियार कन्वेंशन को लागू किया है और इसके लिए उसने एक एक्ट जो है 2000 में पारित किया था। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और निर्धारित समय में अगर किसी के पास केमिकल वेपन है तो उनको आप खत्म कर दीजिए, इससे रिलेटेड एक ट्रीटी है। 1997 में प्रभावी हुई थी। ठीक है, और 192 सदस्य इसके सदस्य हैं, 165 लोगों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। भारत ने जनवरी 1993 में जो है इस पे सिग्नेचर किए थे, ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, तो जैविक हथियार कन्वेंशन है। पहले हमने केमिकल वेपन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए कीटाणु, विषाणु, फफूंद या फिर ऐसा कोई भी संक्रमणकारी तत्व जो मानव को हार्म कर सकता है, उसको अगर युद्ध के हथियार के रूप में जो है बेसिकली यूज किया जाए तो जो है वो एक बायोलॉजिकल वेपन बन जाता है। जैसे सो कॉल्ड रूप से कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है किसी पर्टिकुलर देश की लैब में उस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वहाँ से जो है रिलीज हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल जो है वो युद्ध में बायोलॉजिकल हथियारों को प्रतिबंधित करता है। भारत ने 1950 में इसकी पुष्टि कर दी थी और जिसके बाद देखिए जैविक और विषाक्त हथियार संधि जो कि 1975 में लागू हुई थी। ठीक है, जो बेसिकली इन सब चीज़ों पर रोक लगाती है। अच्छा, अब इस अभिसमय की बात करते हैं तो इसका जो नाम है, जो बायोलॉजिकल वेपन्स है, इनको लेके जो कन्वेंशन है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उनके विनाश पर निषेध पर कन्वेंशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो निशस्त्रीकरण समिति थी उसके सम्मेलन में इस पर बातचीत की गई थी। 1972 में इस पर हस्ताक्षर हुए, 75 को ये लागू हो गई। ठीक है, भारत इसका भी सिग्नेचरी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है ईरान परमाणु समझौता। हमने अपनी न्यूज़ में भी जो करंट अफेयर की वीडियोस थी उसमें भी ये कवर किया था कि अमेरिका जो है अब इस समझौते पर फिर से बातचीत करना शुरू कर रहा है क्योंकि रशिया से ऑयल को बैन कर चुका है, तो अब उसको ऑयल के लिए ऑल्टरनेट देशों की ज़रूरत है। तो इसीलिए लगातार न्यूज़ में यहाँ पे देखिए ईरान का मैप दिखाया गया है जो बॉर्डर शेयर करता है इराक से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा है, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी सी लोकेशन में है। देखिए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए जो है लोगों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत की। आधिकारिक रूप से इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यापक कार्य योजना बोलते हैं। 2015 में ईरान और P5 लोगों के देशों के बीच में ये हुई थी। P5 कौन है, तो जो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं। समझौता जनवरी 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, और बेसिकली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने ये कहा कि ईरान ने समझौते के अनुरूप जो है काम किया था। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे उन्होंने क्या किया था कि अपने उसने बेसिकली जो भारी जल रिएक्टर था उसको रिकॉन्फ़िगर किया था ताकि प्लूटोनियम का उत्पादन ना हो सके। इसके अलावा ईरान का फोर्दो स्थित जो अपना संवर्धन संयंत्र था उसको एक रिसर्च सेंटर में जो है उन्होंने बदल दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने परमाणु संवर्धन संयंत्रों को पुराने मॉडल तक ही सीमित रखा है ताकि वो जो है नया कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने बेसिकली क्या है बातें मानी थी, बट अमेरिका इससे पीछे हट गया था। अब जब अमेरिका को फिर से जरूरत पड़ी है तो इस समझौते पर जो है फिर से बातचीत हो रही है। ठीक है, इस समझौते के प्रतिबंध 15 साल बाद 2031 को जो है समाप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को काफ़ी हेल्प मिलेगी ऑयल के मामले में भी। इसके अलावा जो हमारी चाबार बंदरगाह है उन सब परियोजनाओं में जो हमने निवेश किया है उसको हम और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, ये था हमारा आज का सारा कार्यक्रम और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कहने का मतलब है। और बाकी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।